सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th तक के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एमपी बोर्ड के द्वारा जो बुकलेट जारी की गई है पोर्टल पर, उसके सारे आईएमपी क्वेश्चन आज हम देखेंगे। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखे हैं, जो कि सीबीएसई के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कोई सी बोर्ड है, चाहे एमपी बोर्ड हो या अन्य कोई बोर्ड हो, उसके साथ में जो भी एनसीईआरटी या सीबीएसई जो बोर्ड हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, पूरी सीरीज लेके आए हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई खिलाड़ी एक गेंद को आरंभिक चाल 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंकता है। मान लो कोई खिलाड़ी है हमारे पास में, ये खिलाड़ी जो है एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है 20 मीटर पर सेकंड के चाल से, है ना, वर्टिकल ऊपर की ओर गति करने के दौरान इसके त्वरण की दिशा क्या होगी, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, त्वरण किधर होगा, और गति के उच्च बिंदु पर वेग और त्वरण कितना होगा। तो त्वरण जो होता है, जिसे मान लो किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, मान लो पत्थर या कोई सी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं, तो अपन देखते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाती है उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाता है। वस्तु का वेग क्या होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। और अधिकतम ऊंचाई पे जाके, मान लो कि मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर, यहाँ ये वस्तु चली गई है, तो यहाँ पर जाते जाते उसका वेग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कहाँ पर, मैक्सिमम हाइट पर, अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 हो जाता है। लेकिन त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण हमेशा किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु को पृथ्वी क्या करती है, नीचे की ओर आकर्षित करती है। तो जो त्वरण लगेगा वस्तु पर, कोई सी भी गेंद पर, या जो वस्तु ले रखी हमने, गेंद ले रखी, तो इस पे हमेशा एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी के बराबर। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो प्रश्न ये है कि त्वरण की दिशा क्या होगी। तो त्वरण हमेशा किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ध्यान रखना। और दूसरा ये पूछा कि उच्चतम बिंदु पर वेग, तो मैक्सिमम हाइट पर या उच्चतम बिंदु पर वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस पर त्वरण कितना होगा, तो त्वरण जी के बराबर होगा। यानी जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन वहां पर होगा। बस ये चीज ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर 0 होगा, त्वरण 0 नहीं होगा, वेग 0 होगा, ध्यान रखना। तो वेग 0 हो जाएगा, तो वेग 0 होगा, लेकिन त्वरण तो अभी भी नीचे की ओर लगेगा। त्वरण हमेशा लगता है, और हमेशा किधर लगता है, नीचे की। ऊपर यदि त्वरण लगता तो ऊपर वेग बढ़ता जाता, तो वस्तु वापस ही नहीं आती। तो त्वरण हमेशा क्या करता है, नीचे की ओर लगता है, जिसके कारण से वस्तु क्या होती है, नीचे आती है, उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते कोई सी भी चाल से, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो उसका त्वरण की दिशा हमेशा नीचे की ओर होगी, और अधिकतम बिंदु पर वेग 0 हो जाएगा, और उसका त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगेगा। और वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी त्वरण अशून्य हो सकता है, एक उदाहरण द्वारा दीजिए। चाल शून्य, जैसे अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा कि किसी वस्तु को हमने ऊपर फेंका, तो यहाँ पर चाल या वेग का मान कितना आ गया, 0 हो गया। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु की चाल या वेग 0 हो जाता है, मैक्सिमम हाइट पर। फिर त्वरण शून्य होता है क्या, नहीं होता। त्वरण यदि शून्य होगा तो वापस ही नहीं आएगी, वहीं रह जाएगी। त्वरण के कारण ही, उसके वेग में परिवर्तन के कारण ही नीचे की ओर गिरने लगती वापस। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेग कम होता जाता है, और अधिकतम ऊंचाई पर, मैक्सिमम हाइट पर उसका वेग 0 हो जाता है। चाल क्या हो जाती है, चाल 0 हो जाती है। कहाँ पर, अधिकतम ऊंचाई पर। त्वरण अशून्य होगा, नॉन जीरो होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पर त्वरण 0 नहीं होता, उस त्वरण के कारण वस्तु क्या होती है, नीचे वापस गिरने लगती है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेग कम होता जाता है, मैक्सिमम हाइट पर, अधिकतम ऊंचाई पर उसकी चाल या वेग 0 हो जाती है।
परंतु त्वरण शून्य नहीं होता है। तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। परिभाषित कीजिए औसत वेग, अपेक्षित वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तीन तरह के वेग दे रखे हमारे पास में, एक रिलेटिव, दूसरा एवरेज और तीसरा इंस्टेंटेनियसली या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तीनों के अपन डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले अपन एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज मतलब औसत, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो कोई से भी वस्तु यदि हमारे पास में है, कोई सी वस्तु है, उस वस्तु के द्वारा यदि मान लो औसत वेग, तो इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं? कुल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन अपॉन टोटल टाइम, कुल समय। किसी वस्तु द्वारा चला गया कुल विस्थापन और कुल टाइम, टोटल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का जो अनुपात होता है यानी रेशो होता है, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं? औसत वेग के नाम से जानते हैं। या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल विस्थापन को, यदि टाइम अपन एकांक मान लिया, यूनिट मान लो, टाइम को एक मान लिया, यदि एक हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? औसत वेग किसके बराबर हो जाएगा? औसत वेग इक्वल टू हो जाएगा कुल विस्थापन, कुल विस्थापन। यानी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, टी का मान एक रख दो, टी का मान यदि एक रख देंगे तो हट जाएगा, तो औसत वेग किसके बराबर है? कुल विस्थापन के बराबर हो जाएगा। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चला गया कुल विस्थापन या तय किया गया कुल विस्थापन क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। यहाँ पर कुल विस्थापन कर लेना, क्योंकि कुल विस्थापन बटे कुल समय को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चला गया कुल विस्थापन, या कह सकते हैं कि कुल विस्थापन और कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उस अनुपात को हम एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग कहते हैं। तो फार्मूला मालूम होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन भी अपने को मालूम होना चाहिए। यानी एकांक समय में चला गया कुल विस्थापन औसत वेग कहलाएगा। यानी यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम एवरेज वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी किसको कहेंगे? अब मान लो कि एक हमारे पास एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, एक दूसरे व्यक्ति देख रहा है, एक बॉडी है दूसरी बॉडी, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष, मान लो कि एक बस है और दूसरी बस है, दोनों यदि साथ साथ में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हो सकता है, तो एक दूसरे के सापेक्ष जब वेलोसिटी हम निकालते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे मान लो कि हमारे पास में एक बस है, ये इधर जा रही है और दूसरी बस भी इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v है, दोनों की वेलोसिटी, एक की ज्यादा और एक की कम है मान लिया। तो यदि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाले तो जो ज्यादा होगी उसमें से हम कम वाली को माइनस कर देंगे, तो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी हो जाएगी। यानी दो वस्तु की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, इसको कहा गया रिलेटिव वेलोसिटी। या हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ये कब लिखना है? जब सेम डायरेक्शन में जाए, एक ही दिशा में चलती है तब सेम डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में चल रही है तब ये वाली लिखना है। और यदि मान लो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसकी वी है इसकी वी भी है, तो दोनों की डायरेक्शन जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इस स्थिति में हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ए बी हो जाएगी वी ए प्लस वी बी, दोनों की प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे तो टोटल निकल आएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करना और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करना, और यदि एक ही डायरेक्शन में जा रही तो माइनस करना। इसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित वेग। यानी ए वस्तु का वेग में से बी वस्तु के वेग को माइनस करेंगे तो जो वेग प्राप्त होगा उस वेग को हम अपेक्षित वेग कहते हैं। यानी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को हम अपेक्षित वेग कहते हैं। कितना अंतर आ रहा है दोनों के बीच में? अपेक्षित वेग क्या है? कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग, यानी एक का ज्यादा एक का कम है, तो कितना ज्यादा कम है, ये उसका रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से हम उसको जानते हैं। तो यदि सेम डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो प्लस। जैसे मान लो कि बस यदि सेम डायरेक्शन में जा रही दोनों बसें,
तो क्या होगा, जो ज्यादा होगी उसमें से कम वाली घटा देंगे तो बीच की जो वेलोसिटी आएगी वो रिलेटिव वेलोसिटी। यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक उधर से आ रहे हैं एक इधर से जा रहे हैं, तो दोनों जब वो क्रॉस होगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास प्लस के रूप में यहाँ प्रदर्शित होगी, दोनों को जुड़ जाएगी। फिर अपने पास में एक इसमें आता है ताक्षणिक, इंस्टेंटेनियसली, ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग किसी भी क्षण पर, इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है किसी भी क्षण पर जो वस्तु का जो वेग होता है उस वेग को हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी क्षण पर, किसी भी टाइम पर जो वस्तु का वेग होगा उस वेग को हम क्या बोलेंगे, हम इंस्टेंटेनियसली या ताक्षणिक वेग कहते हैं। और इसका फार्मूला अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, dx/dr/dt। r जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, tr विस्थापन है और dt टाइम है। किसी भी क्षण पर जो वेग होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है और टाइम का डिवाइड होता है, उस डिवाइड को हम बोलते हैं ताक्षणिक वेग। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, माइलोमीटर जिसको अपन बोलते हैं, उसमें जो उसका जो संकेतक होता है, कांटा होता है, वो क्या होता है, घूमता रहता, कम ज्यादा होता रहता है। तो किसी भी क्षण पर जो वेग हम निकालते हैं वो ताक्षणिक वेग ही रहता है, कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, कि 40 किलोमीटर पर सेकंड से जा रही है। तो जो गाड़ी वायु जो हमारे पास यान, मोटरसाइकिल या कोई भी यान होता है, उसमें जो माइलोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर, उसमें यही वेग निकाला जाता है। कौन सा वेग, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग बोलते हैं उसको। तो किसी क्षण पर वस्तु का जो वेग होता है, एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी क्षण पर वस्तु का जो वेग होगा, जैसे मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते समय भी जो उसकी जो माइलोमीटर का जो कांटा मान लो 40 से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी इंस्टेंटेनियसली स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर सेकंड होगा, या जो भी मीटर में है, मीटर में जो भी उसमें वैल्यू आ रही है वो हम निकाल सकते हैं। तो किसी भी क्षण पर वस्तु का जो वेग होता है उस वेग को हम ताक्षणिक वेग कहते हैं, और इसका मान dr/dt से रिप्रेजेंट करेंगे। और कुल औसत वेग को कुल विस्थापन बटे कुल समय, और इसको हम डिफरेंस के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे विस्थापन को, ए वस्तु का माइनस बी वस्तु का विस्थापन जो होता है, दोनों के बीच जो वेलोसिटी में डिफरेंस होता है उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से हम जानते हैं। फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर आता है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है एकांक सदिश। यदि किसी भौतिक क्वांटिटी या भौतिक राशि है जिसकी वैल्यू 1 होती है तो उसको नाम दे दिया है एकांक सदिश, जिसका परिमाण, परिमाण मतलब मान, 1 होता है, यूनिट होता है। उस भौतिक राशि का मान, यदि किसी भौतिक राशि का मान यदि 1 हो जाता है या यूनिट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहते हैं। इसको एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। इसको अपन ए के ऊपर एक कैप लगाते हैं, इस तरह से कैप ऊपर लगाते हैं, इसको एक कैप के द्वारा पढ़ा जाता है, इसको एकांक सदिश के नाम से हम जानते हैं। और एकांक सदिश का जो फार्मूला होता है, एकांक सदिश ए वेक्टर अपान ए का मॉड, ये इस तरह से इसको निकाला जाता है। ए वेक्टर का मान निकालना और उसका मापांक निकालना, यानी उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो ये एकांक सदिश हमारे पास में आ जाएगा। अब इसमें मान लो कि कोई वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है, तो आई, जे और के, ये तीनों डायरेक्शन इसकी कुछ वैल्यू होगी। अब मान लो कि एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर है, वाई डायरेक्शन में 3 मीटर है प्लस में, और ये भी मान लो प्लस में 4 मीटर है। तो इसको ए वेक्टर को अपन किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, 2i + 3j + 4k के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मालूम होना चाहिए कि आई, जे, के क्या है। आई क्या होता है, एकांक सदिश होता है एक्स दिशा का, एक्स डायरेक्शन का। वाई क्या होता है, वाई जो होता है वो, जे जो होता है वो वाई दिशा का क्या नाम होता है, यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है। और के जेड दिशा का यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश। ये एक्स दिशा का, ये वाई दिशा का, ये जेड दिशा का एकांक सदिश। अब ये 2, 3, 4 क्या है, ये इसकी मान है, मैग्नीट्यूड है कि एक्स दिशा में 2 मीटर चला, वाई दिशा में 3 मीटर चला और के दिशा में 4 मीटर चला। ये उसका मान है, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। तो अब अपने को दिशा प्रदर्शित करने के लिए आई जे के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं, और ये आई जे के जो होते हैं वो उसको हम एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। तो जब भी एक्स दिशा का है तो उसके साथ आई लगाना। मान लो कि किसी का मान एक्स दिशा में 10 मीटर है तो 10 आई के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब वो आई दिशा, एक्स दिशा का मान है 10 मीटर,
y दिशा आ जाए तो उसको हम j के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। मान लो 15 मीटर आ गया तो 15 j। z दिशा का मान लो माइनस विपरीत दिशा में तो माइनस लगा देंगे 10 के। अब ये मान पर डिपेंड करेगा कि कौन सी डायरेक्शन से उसका मान दिया हो। तो एकांक सदिश का मतलब जिसका मान 1 हो, जिसका परिमाण 1 होता है, यानी जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, उसको हम एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश ए वेक्टर अपान ए का मॉड के द्वारा प्रदर्शित करता है। और ए वेक्टर को अपन यदि प्रदर्शित करना चाहे 2i + 3j + 4k, i जो होता है वो x दिशा का एकांक सदिश, j y दिशा का और k z दिशा का एकांक सदिश होता है। ये उनके मान होते हैं, x दिशा में 2 मीटर, y दिशा में 3 मीटर और z दिशा में 4 मीटर। ये इसकी मैग्नीट्यूड या मान होता है कि भाई x दिशा में इतना, y दिशा में, z दिशा में इतना। तो इस तरह से हम एकांक सदिश को परिभाषित कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो इसमें क्या होता है कि दो वेक्टर होते हैं, दो सदिश होते हैं, एक सदिश ये और एक सदिश ये, दो सदिश ये। दो सदिशों का किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये दो सदिश, ये त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो इनका योग, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो त्रिभुज का नियम ये कहता है कि यदि दो भुजा है और दोनों को क्रमागत का मतलब रिस्पेक्टली एक के बाद एक जोड़ा हमने अल्टरनेट, तो यदि इनको इस तरह से जोड़ते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, इनका रिजल्टेंट जो होता है तीसरी साइड के इक्वल होता है। ये सी साइड मान लो सी वेक्टर के इक्वल होगा, यानी सी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर। लेकिन ये तीसरी साइड क्या होना चाहिए, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शंस में होना चाहिए। ये इधर से जा रही है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, वापस इधर आना चाहिए, नहीं इधर होती है, रिजल्टेंट इधर इस डायरेक्शन में होता है। इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होती है तीसरी साइड। तो ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि यदि दो सदिशों को, कौन से सदिश, ए वेक्टर और बी वेक्टर, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। ये एक भुजा एक साइड है, ये दूसरी साइड से, एक साइड दूसरी साइड, इनको अपन ने त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित किया है। तो उनका योग मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, योग का मतलब सम, उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होता है। मतलब इन दोनों का योग तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होता है, परंतु तीसरी भुजा जो होती है इनके विपरीत दिशा में होना चाहिए। तीसरी भुजा ये यहाँ लिखा हुआ विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से निरूपित होता है। इधर डायरेक्शन होना चाहिए, विपरीत डायरेक्शन से, ये इधर जा रहे, ये इधर जा रहे, वापस इधर आना चाहिए, नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में तीसरी भुजा होना चाहिए। यानी हमने दो साइड ले ली, दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइन किया, एक दूसरे से जोड़ दिया, कंबाइन किया, तो इन दोनों का योग टोटल तीसरी साइड के इक्वल होता है। और वो तीसरी साइड क्या होना चाहिए, इन दोनों के अपोजिट होना चाहिए, दोनों के विपरीत दिशा में होना चाहिए। ये हमारे पास त्रिभुज का ट्रायंगल का लाभ होता है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। और एक सवाल और दे जाता हमारे पास में कि ए वेक्टर इक्वल टू ए और बी वेक्टर इक्वल टू ए, तो परस्पर लंबवत हो तो पी का मान निकालिए। अब इसमें पी का मान हम कैसे निकालेंगे, तो लंबवत के लिए ध्यान रखना है कि जब भी कोई लंबवत होता है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू हम पुट कर देंगे अपन। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस बी वेक्टर की वैल्यू 2j प्लस पी के, ये ए वेक्टर की वैल्यू है, डॉट बी वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये किसके लिए है, जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं। तो कंडीशन डाल देना, दो सदिश, दो वेक्टर, दो सदिश लंबवत होंगे, यदि कब ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 कर दो, तो ए की वैल्यू रखना, बीच में डॉट लगाना और इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं अपने पता होना चाहिए। डॉट में क्या करते हैं, आई का आई में गुणा करते हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देना 4, आई डॉट आई 1 होता है। इस 2 का इस -1 में गुणा कर देना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो -2 प्लस यहाँ क्या है p और यहाँ क्या है 1, p का 1 में करेंगे तो p इक्वल टू 0।
आई वाले का गुणांक आई में करना, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 2 2 जा 4, इस 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -2, और p का गुणा 1 में करेंगे तो p इक्वल टू 0। 4 में से 2 चले जाएगा तो 2 बचेगा, 2 + p इक्वल टू 0 या p इक्वल टू -2। तो इस तरह से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 हो जाएगी। तो जब लंबवत वाला पूछे तो a डॉट b इक्वल टू 0 रखना, a की वैल्यू रखना, डॉट लगाना, b की वैल्यू रखना, दोनों का मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना कि i वाले का गुणा i में करना, j वाले का j में और k वाले का k में, बाकी सब 0 होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और लंबवत के लिए a डॉट b की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से p की वैल्यू हमारे पास 2 -2 आ जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।